हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं शोएब अहमद आपके अपने चैनल पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला के अंदर। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग यानी कि साइकेट्री के अंदर कुछ और इम्पॉर्टेंट बीमारियां। तो आज इन सारी बीमारियों के बारे में हम बात करेंगे और एक ओवरव्यू समझेंगे कौन सी बीमारी में क्या होता है। तो जैसे कि मैं आपको ओसीडी के बारे में बताऊंगा, डिमेंशिया, डिमेंशिया क्या होता है, किस प्रकार से होता है, डेलीरियम के ऊपर भी बात करेंगे। तो हम इनके ऊपर बात करने वाले हैं, ये कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है। तो आज हम मेंटल डिसऑर्डर्स के ऊपर बात करेंगे। किसके ऊपर बात करेंगे भाई? मेंटल डिसऑर्डर्स के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि सबसे पहला मेंटल डिसऑर्डर जो बनता है उसको कहते हैं ऑब्सेसिव ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। क्या कहेंगे? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। कई लोगों को आपने देखा होगा इस बीमारी से ग्रसित होते हैं और वो इंसान कुछ एक अलग ही हरकत, कुछ एक अलग ही थॉट्स, एक मिजाज अपने आप में रखते हैं। तो जब भी ओसीडी से रिलेटेड आपके सवाल आए तो आप उसको किस प्रकार से डील करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर कई बार आपने पेशेंट्स को देखा होगा। मोस्ट कॉमन कई पेशेंट होते हैं, कई आपने देखा होगा अंकल होते हैं जो स्कूटर ले लिया, एक पुराना स्कूटर है, उस स्कूटर को धोते रहते हैं, चमकाते हैं, इधर उधर भी कपड़ा मारते हैं। कई आपने साइकेट्रिक पेशेंट आपने देखे होंगे ड्यूटीज के टाइम पे, वो हाथ अपने, उनके दिमाग में थॉट आता है और मेरा हाथ गंदा है, फिर वो हाथ धोने के लिए चले जाते हैं, फिर आते हैं हाथ गंदा है। कई आपने ऐसे पेशेंट भी देखे होंगे जिनके दिमाग में आता है यार मैंने ताला लगाया नहीं लगाया आज, फिर वो ताला चेक करने जाते हैं, ताला लगा हुआ है, वापस नीचे जाएंगे, फिर दिमाग में आएगा यार हो सकता है मैंने ताला सही से नहीं लगाया, फिर वापस जाएंगे, फिर वापस चेक करके आएंगे। तो प्यारे साथियों, ऐसे कई पेशेंट्स आप सभी को देखने को मिलेंगे जो एक तरह के थॉट्स का रिपीटेशन होता है और उस थॉट्स के रिपीटेशन के बाद रिपीटेशन ऑफ एक्टिविटी भी करते हैं क्योंकि उनको एंजाइटी को कम करना होता है। ये बीमारी इसी को कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, या हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इसको ओसीडी भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ओसीडी का मतलब क्या होता है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो ये क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर, ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर इन विच डिसऑर्डर ऑफ थॉट, in which disorder of thought occur with motor disorder, motor disorder। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक ऐसी बीमारी है, इट इज अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर इन विच डिसऑर्डर ऑफ थॉट अकर विद मोटर डिसऑर्डर, कि थॉट का बीमारी भी है, मोटर की बीमारी भी है। ये जो यकीन वाली बीमारी, थॉट की बीमारी, वो ऑब्सेशन है, कंपल्शन मोटर एक्टिविटी वाली है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं ऑब्सेशन का मतलब क्या होता है। ऑब्सेशन का मतलब होता है, एक गाना भी आता है ना ऑब्सेशन वाला, ऑब्सेस। तो यहां ये चीज समझिएगा, ऑब्सेशन का मतलब है एक ही तरह का विचार आपके दिमाग में आता जाए, इंस्पाइट आप उसको चाहते हैं अवॉइड करना, फिर भी वो विचार आ रहा है, मेरे दिमाग में आ रहा है, मेरे हाथ गंदे हैं, हाथ गंदे हैं, हाथ गंदे हैं। मैं उसको नहीं चाहता, अरे यार नहीं आना चाहिए, विचार मन में नहीं आना चाहिए, फिर भी विचार आ रहा है, मेरा हाथ गंदे हैं, मेरे हाथ गंदे हैं। फिर मैं थोड़ी देर में अवॉइड करा, रहे यार मैं नहीं सोचूंगा, हाथ गंदे। याद रखिएगा, अगर कोई विचार, अगर कोई इमेज, अगर कोई पोस्टर, अगर कोई आइडिया रिपीटेटिवली आपके माइंड में आता है और आप नहीं चाहते वो आए, फिर भी आता जा रहा है, आता जा रहा है, बैठे हुए हैं फिर भी वही चीज याद आ गई, फिर भी वही आइडिया दिमाग में आ रहा है, फिर वही आ रहा है, तो याद रखना इस कंडीशन को कहते हैं ऑब्सेशन। ऑब्सेशन मतलब रिपीटेशन ऑफ थॉट, आइडिया, फीलिंग, इनका रिपीटेशन होना, इसको ऑब्सेशन कहते हैं। ठीक है। इट इज अ it is a condition in which repetition of repetition of thought
आइडिया, फीलिंग, इमेज occur in a person, image occur in a person in spite of patient not to remember it, not to remember it. वो चाहता है याद ना रखे इस तरीके का आइडिया को, फिर भी वो आ रहा है। ये ऑब्सेशन होता है, और ऑब्सेशन हमेशा एक डिसऑर्डर ऑफ थॉट है। क्या है? इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ थॉट। इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ थॉट। ये एक डिसऑर्डर है यकीन का, थॉट का, थिंकिंग का डिसऑर्डर है। तो अगर आपसे पूछा जाए ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में कौन सा डिसऑर्डर होता है, कौन से ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है, ये पर्टिकुलर एक ग्रुप का नहीं है, दो ग्रुप के मिलकर के बीमारी बनी, थॉट की बीमारी, मोटर की बीमारी। अब ये ऑब्सेशन क्या करेगा? ये ऑब्सेशन करेगा, एंजाइटी कॉज करेगा, घबराहट कॉज करेगा। दिमाग में आइडिया आ रहा है मेरा हाथ गंदे 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 गंदे, इससे इंसान में घबराहट पैदा होती है। तो यहां याद रखिएगा, ऑब्सेशन कॉजेज एंजाइटी इन द पेशेंट, एंजाइटी इन द पेशेंट। ऑब्सेशन की वजह से एंजाइटी होगी, तो मेजर कॉज ऑफ ओसीडी का क्या कर सकते हैं कि क्यों ओसीडी परफॉर्म हो रहा है, कंपल्शन हो रहा है, एंजाइटी की वजह से। तो पेशेंट विल डू कंपल्शन, सो पेशेंट विल डू कंपल्शन एक्ट। अब पेशेंट जो है कंपल्शन एक्ट परफॉर्म करेगा। ठीक है, कंपल्शन होता क्या है? अब कंपल्शन को समझना। कंपल्शन का मतलब होता है पेशेंट कोई एक्टिविटी परफॉर्म करे, रिपीटेटिवली एक एक्टिविटी परफॉर्म करे। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और मेरा हाथ गंदे हैं, मैं गया जा करके हाथ को धोया, फिर मैं आया वापस जगह पे और दिमाग में आया मेरा हाथ गंदे हैं, फिर मैं वापस गया, हाथ को परफॉर्म किया, धोया। अब देखो, मैं वापस जा रहा हूं, मैं वापस हाथ धो रहा हूं, मैं वापस आ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं वापस आ रहा हूं, ये जो मैं हरकत कर रहा हूं, रिपीटेटिवली परफॉर्मिंग एन एक्ट, एक हरकत को मैं परफॉर्म कर रहा हूं, उस कंडीशन को कहते हैं कंपल्शन। कंपल्शन अकर क्यों होता है? क्योंकि एक इंसान के दिमाग में एक रिपीटेटिव थॉट आ रहे हैं और उन थॉट की वजह से घबराहट पैदा हो रही है। उस घबराहट को कम करने के लिए ये जो हरकत हो रही है इसको कंपल्शन कहते हैं। और कंपल्शन एक तरह का डिसऑर्डर ऑफ मोटर एक्टिविटी में आता है। ठीक है, एक सवाल आया था इसलिए मैं फोकस कर रहा हूं, क्योंकि सवाल ही आ जाता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर किस ग्रुप ऑफ ड्रग्स की, किस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर में आती है? थॉट में आती है, मोटर में आती है, इमोशन में आती है। तो आप याद रखना, दोनों में आती है। ठीक है, कंपल्शन का मतलब इट इज द रिपीटेशन ऑफ, इट इज द रिपीटेशन ऑफ एक्ट आफ्टर producing, after having anxiety of, after having anxiety, anxiety for, after having anxiety for obsessed thoughts। एंजाइटी का होना किसकी वजह से? ऑब्सेस थॉट की वजह से। तो याद रखिएगा कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज मेड अप ऑफ टू डिसऑर्डर्स, that is disorder of thought and disorder of motor activity, and disorder of motor activity। ठीक है, ये दो प्रकार के डिसऑर्डर से मिलके बना डिसऑर्डर ऑफ थॉट, डिसऑर्डर ऑफ मोटर एक्टिविटी के हिसाब से बना है। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब ओसीडी का होने का कारण क्या होता है वो मैं कॉज आपको बताता हूं, कि जब एक इंसान को ओसीडी होता है उसका सबसे पहला कारण होता है स्ट्रेस।
एक इंसान इतना स्ट्रेस ले रहा है पढ़ने का, काम का, नौकरी का, इतना स्ट्रेस हो रहा है कि उस स्ट्रेस के चक्कर में आपकी लाइफ अवॉइड, पूरा का पूरा अफेक्टेड हो रही है। लाइफ स्टाइल पूरा अवॉइड करते चल रहे हो, और जॉगिंग वॉगिंग सब छोड़ते चल रहे हो। स्ट्रेस के चक्कर में आपका जो प्रोसेसर है वो कमजोर होने लग जाएगा, और जब कमजोर होगा तो ऑटोमेटिक वेरियस टाइप ऑफ बीमारियां बनेगी। पहली बात, कई बीमारियां हमने ये देखा है कि ओसीडी का जो कारण होता है वो हेड इंजरी भी होता है। हेड इंजरी, हमने ये भी देखा है कि कई बार लोगों को ये ऐसी बीमारियां जो साइकेट्रिक बीमारियां होती है वो हेरिडिटी भी हो जाती है, और कई बार ये कुछ ऐसे फैक्टर्स की वजह से हो जाती है जो फैक्टर्स डायरेक्ट तो स्ट्रेस कॉज नहीं कर रहे, बस सराउंडिंग में स्ट्रेस के तौर पे है। सोशो कल्चरल फैक्टर्स भी कह सकते हैं। मोटी मोटी बात है, ओसीडी उनको होगा जो स्ट्रेस में रहते हैं, घबराहट में रहते हैं। तो ओसीडी अकर ड्यू टू एक्सट्रीम स्ट्रेस एंड वरी। जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस या घबराहट में है उनको ओसीडी होगा। सीधा सिंपल छोटी सी बात है, ओसीडी उनको होगा जो घबराहट में, टेंशन में। ओसीडी का अगर ट्रीटमेंट मांगता है कोई पेशेंट, तो ओसीडी का ट्रीटमेंट ये है कि हमें पेशेंट को जब वो ओसीडी परफॉर्म कर रहा हो, उसके दिमाग में ऑब्सेशन आ रहे हो और वो कंपल्शन एक्ट करने जा रहा हो ट्रीटमेंट के लिए, कभी भी पेशेंट को ये मत बोलना बैठ जा, नहीं करेगा तू, नहीं करेगा, हाथ नहीं धोने जाएगा। ये याद रखना, इससे इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होगा, पेशेंट पागल होने लग जाएगा। अगर आप मान लीजिए मैं जा रहा हूँ हाथ धोने, बार बार जा रहे हो, और आपने मुझे देखा तो आप मुझे बोलोगे नहीं बैठ जाओ इधर ही, नहीं जाना है हाथ, तो इससे क्या होगा, एंजाइटी क्रिएट होगी। मेरे हाथ ना धोने से मेरे दिमाग में सिग्नल जाते रहेंगे, अरे नहीं मेरे हाथ गंदे गंदे गंदे, और ये एंजाइटी बढ़ती चली जाएगी। कभी भी ओसीडी वाले पेशेंट को रोकते नहीं हैं, ये चीज याद रखिएगा। नेवर स्टॉप ओसीडी पेशेंट। नेवर स्टॉप ओसीडी पेशेंट, कभी ओसीडी वालों को मत रोकना। दूसरी बात, ओसीडी वाले पेशेंट में हम दवा देना चालू करते हैं, एडमिनिस्टर एंजायोलाइटिक एंजायोलाइटिक ड्रग। हम ओसीडी वालों में एंजायोलाइटिक, क्योंकि घबराहट मेन वजह है। क्या है भैया, घबराहट जो होती है वो मेन वजह होती है ओसीडी की। मेन वजह है घबराहट का होना, कि जब घबराहट होगी ओसीडी होने लग जाएगा, तो घबराहट में ओसीडी होने लग जाता है। तीसरी बात, बिहेवियर मॉडिफिकेशन चालू कर दो इनका। बिहेवियर मॉडिफिकेशन का मतलब है, जब इनके दिमाग में आपको लगे कि यार इनके दिमाग में थॉट आ रहा है और ये एंजाइटी में जा रहे हैं, तो आप उनका सिचुएशन चेंज कर दो। उनको उठा करके, अच्छा आज अपन ये काम करने वाले हैं, आप टीवी देखना चाहेंगे या फिर खाना खाना चाहेंगे, सिचुएशन एक उनका एनवायरनमेंट तुरंत चेंज कर दो। ये बिहेवियर मॉडिफिकेशन है। बात समझ में आ रही है? तो हम क्या कर रहे हैं, हम पेशेंट को, ओसीडी वाले को तुरंत मत रूल किए कि नहीं तुझे नहीं जाएगा। उसको ऐसा नहीं लगे कि हम रोक रहे हैं, उसको ऐसा करें मॉडिफाई कर दें, कुछ और चीज में लगा दें, उसका दिमाग घूम जाए। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का कंडीशन क्या है, एक इंसान के दिमाग में बार बार रिपीटेटिवली थॉट्स का आना, इसको ओसीडी कहते हैं। ठीक है। एक और कंडीशन आती है प्यारे साथियों, जिसको हमने डेलीरियम के नाम से जानते हैं। डेलीरियम बहुत बार एग्जाम में सुनते हो, डेलीरियम। ये डेलीरियम होता क्या है? ये कंफ्यूजन वाली स्टेट को कहते हैं डेलीरियम। शराबियों को देखा होगा आपने, शराब पीने के बाद वो ऐसे हो जाते हैं, हाँ मैं कौन हूँ, हाँ बस बढ़िया, क्या हाल है, वो ठीक है। आप टाइम पूछोगे, "हाँ, नहीं मुझे नहीं पता", और सुबह देखोगे परफेक्ट ड्यूटी पे जा रहे हैं जेंटलमैन बन करके। यहां खेल यही है, डेलीरियम का मतलब होता है रिवर्सिबल स्टेट। एक रिवर्सिबल स्टेट है, बट ये उसमें होता क्या है, क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस पीक फीचर है। क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब है एक इंसान कॉन्शियस तो है, बट वो
धुंधला गया, बादल आ गए उसकी कॉन्शियसनेस में, वो सोच रहा है और डिसोरिएंटेड हो रहा है कि मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, और वो इस तरीके से क्लाउडिंग आ गई। शराबी को याद रखूं, होश में है, बट वो इस तरीके से होश में है कि उसको खुद को नहीं पता कि कहाँ हूँ, कैसे हूँ, कौन है, क्या है। इसको कहते हैं डेलीरियम। ठीक है, ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस, ये एक इंसान की कॉन्शियसनेस बिगड़ जाए, वो डेलीरियम होता है। अब इस डेलीरियम के बारे में लिखते हैं कि डेलीरियम क्या है। इट इज अ रिवर्सिबल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। It is a reversible state of consciousness in which patient become disoriented, comma, clouding of consciousness occur, clouding of consciousness occur, and patient become altered sensorium. डिलीरियम एक ऐसी अर्थव्यवस्था बिगड़ने जैसा कंडीशन है जिसके अंदर एक पेशेंट जो होगा, वो पेशेंट पूरा का पूरा पगला जाएगा। पगला कैसे जाएगा भाई, कि पेशेंट जो होगा वो सोचना समझना वो पूरा बिगड़ रहा है उस पेशेंट का। ठीक है, पूरा कैसे बिगड़ रहा है कि भाई वो ऐसे शराब पी के आ गया, हाँ हूँ कैसे हो, ठीक है, और सुबह उतर जाएगा। इसी जो सेमी कॉन्शियस सी स्टेट आ रही है, क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस आ रहा है, इसी को डेलीरियम कहते हैं। क्या कॉज होता है, कॉजेज ऑफ डेलीरियम? पहला है एल्कोहलिज्म। एल्कोहलिज्म, शराब पीता है, एंड ऑफ यूज ऑफ सिडेटिव्स, या फिर नशा जो करते हैं, सब्सटेंस। पेशेंट सब्सटेंस उनको कहते हैं जो एक डिपेंडेंसी कॉज करे, पेशेंट को डिपेंड कर दे हुए। अब जैसे कि यहाँ अल्कोहलिज्म, शराब होती है जो डिपेंड कर देती है। अफीम, गांजा, चरस, हेरोइन, कोकेन, है ना, कैनाबीज, और अलग अलग चीजें आती है, वो चीजें क्या करती है, डिपेंड कर देती है। ये चीजें एक इंसान को डेलीरियम के अंदर लेकर के जाती, किस में लेके जाती, डेलीरियम में। तो एक इंसान क्या होगा, हाँ मैंने ये पिया था, हाँ जी मैं ठीक हूँ, तो इस तरीके से बर्ताव करेगा, सेमी कॉन्शियस हो जाएगा। सेमी कॉन्शियस में क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, उसको पूरा होश का बने दिखेगा, ओरिएंटेड ऐसे बैठेंगे, हाँ मैं ठीक हूँ। अब यहाँ समझना, वो दिखेगा ओरिएंटेड, बट ओरिएंटेड के पीछे, उनके पीछे वो ऐसे वो उलझ रहे, ये कहाँ आके बैठ गया, मैं किधर हूँ, कहाँ हूँ। तो ये याद रखो, ये डेलीरियम है। पहला है शराब, शराब जैसी पदार्थ। दूसरा होता है मेडिकेशंस। कई दवाओं की वजह से, कई बार बोलते हैं ना हॉस्पिटल में कि यार कोमा में से निकल गया, बट वो अभी बहकी बहकी बातें कर रहा है। दवाओं का असर तो नहीं है, होता है, दवाओं का असर भी होता है। दवाएं सिडेशन कॉज करती है, माइंड, आपके माइंड को, सीएनएस को भी, कई बार कई दवा होती है सीएनएस को डिप्रेस कर देती है। तो एक इंसान डेलीरियम की उसमें होता है, वो बहकी बहकी बातें करता है, दवाएं करती है। तीसरी बात, डेलीरियम हो सकता है जब किसी इंसान को हेड इंजरी हो, सिर में चोट लग जाए, सिर के अंदर चोट लग गई, तब भी डेलीरियम कॉज हो जाएगा। चोट लग गई तो चोट में क्या होगा, वो बहकी बहकी, फिर उसके बाद वो थोड़े टाइम बाद रिकवर कर जाते हैं। जैसे कई बार बड़े लोग कभी सीढ़ियों से गिर गए, बच्चे गिर गए सीढ़ियों से, गिरने के बाद वो बहकी बहकी, हाँ मैं कहाँ हूँ, और फिर थोड़ी देर बाद सो के उठते हैं, हाँ ठीक है वो सब नॉर्मल हो गया। तो ये खेल समझो, इसमें हो क्या रहा है, अल्कोहलिज्म, शराब के नशे में, मेडिकेशन की वजह से, हेड इंजरी की वजह से, और एक और चीज याद रखना, जिन लोगों के इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होते हैं, सीरम इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस, सीरम इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस, उनके अंदर भी आपको देखने को मिलेगा।
क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या करते हैं, आयन से हैं और ये करंट लेकर के जाते हैं, सेंसेशन लेके जाते हैं। अब जब सेंसेशन ना पहुंचेगी तो आप ओरिएंटेड रहेंगे, जितनी ज्यादा सेंसेशन अच्छे से जाएगी उतने ज्यादा आप ओरिएंटेड रहेंगे। तो यहाँ खेल यही चल रहा है कि सीरम इलेक्ट्रोलाइट भी अगर गड़बड़ा गए तो भी जा करके आप डिसोरिएंटेड हो जाएंगे। यदि किसी पेशेंट के अंदर टॉक्सिन्स चले जाएं, टॉक्सिन्स का मतलब है जहर, किसी इंसान में होता है ना, कई इंसान होते हैं कि जहर पी लिया, रेस पी लिया, तो वो भी क्या हो जाएंगे, वो डेलीरियम की स्टेट में आ जाएंगे। तो जो टॉक्सिन्स होते हैं बॉडी के अंदर वो डेलीरियम कॉज करने लग जाते हैं, बॉडी में क्या करते हैं, डेलीरियम कॉज करते हैं। तो यहाँ आप याद रखिए, शराब का होना, टॉक्सिन्स का होना, मेडिकेशंस का होना और इन चीज़ों का होना, इनके साथ साथ एक चीज़ मेजर है, लिवर। जिनका लिवर फेल होने लग जाता है ना, लिवर फेलियर, लिवर फेलियर या वाइटल ऑर्गन फेलियर होता है, वो भी वाइटल ऑर्गन फेल, ये लोग भी डेलीरियम में जाते हैं। जिनका लिवर फेल हो गया, किडनी फेल हो रहे हैं, हॉर्मोन्स निकलेंगे नहीं, सेंसेशन अच्छे से नहीं जाएगी, तो वो भी जाते हैं किसके अंदर, डेलीरियम में चले जाते हैं। बात समझ रहे हैं, वो भी किस में जाते हैं, डेलीरियम में चले जाते हैं। ठीक है, डेलीरियम में एक और पेशेंट जा सकते हैं जिनके अंदर आप देखेंगे खून की कमी, एनीमिया, सीवियर एनीमिया वाले पेशेंट डेलीरियम में चले जाएंगे। हाइपोक्सिया, पहाड़ों के ऊपर जो पेशेंट जाते हैं उनमें आपने कई बार देखा होगा बहकी बहकी सेमी कॉन्शियस होने लग जाता है। अब यहां समझना, हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी पेशेंट बहकी बहकी बातें, अनकॉन्शियस हो जाएगा, डिसोरिएंटेड होने लग जाएगा, पड़ेगा ऐसे पड़ने लग जाएगा, गिरेगा। तो ये याद रखना, डेलीरियम एक क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस होती है कि अटेंटिव, बिल्कुल एक फोकस जो है वो फोकस बिगड़ गया, सोचना समझना वो बिगड़ गया। ठीक है, हाइपोक्सिया के साथ साथ ग्लूकोज का जब लेवल कम होता है, क्या होता है भाई, डिक्रीज ग्लूकोज लेवल, यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया। जब पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में जाने लगेगा, भूख, आप खुद सोचते हैं भूख लगने लग गई तो ये तो हाइपोग्लाइसीमिया, भूख लग रही है भयंकर और दिमाग काम नहीं करता, अरे यार छोड़ो ये सारी, तो ये याद रखो हाइपोग्लाइसीमिया में जाएगा, जैसे जैसे जाता जाएगा और पेशेंट की तबीयत बिगड़ते 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 ये पेशेंट इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएगा कि डेलीरियम की स्टेट में आ जाएगा, क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, अटेंटिव नहीं रह सकता, सोच रहा है कहाँ हूँ कैसे हूँ, डिसोरिएंटेड। तो हमें ऐसी जब भी चीजें आए तो इस डेलीरियम को ठीक कैसे करते हैं, देखिए जब हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, क्या हो रहा है, हाइपोग्लाइसीमिया, इसको ठीक करो, अंडरलाइंग कॉज को ठीक करना है। हाइपोग्लाइसीमिया को कैसे ठीक करना है, 10% डेक्सट्रोज दे देना, क्या दे देना, 10% डेक्सट्रोज, आईवी बोलस बना के, 10% डेक्सट्रोज देना है आईवी बोलस बना करके, 10% डेक्सट्रोज दिया तुरंत। छोटे बच्चे होते हैं वो भी हाइपोग्लाइसीमिया में चले गए, डेक्सट्रोज निकालना, डेक्सट्रोज का एम्प्यूल आते हैं ना, बड़ी बड़ी बॉटल्स आती हैं, तो उन बॉटल्स को पिला सकते हो आप। अर्जेंट में हमें जब हाइपोग्लाइसीमिया में जाते हैं तो हम चीनी का पानी नहीं घूमते कि हाँ भाई चीनी का पानी आएगा, हम आईवी बॉटल कनेक्ट करते थे, डेक्सट्रोज रन करते हैं। छोटे बच्चों में जब मान लो डेक्सट्रोज रन कर रहे हैं, यहाँ पे कैनुला नहीं मिल रहा, तो हम क्या करेंगे, उसमें से बॉटल में से सिरिंज लोड करते हैं, सिरिंज में से निडल हटाई, पेशेंट को डायरेक्ट वो भी पिला देते हैं। ठीक है, जब शुगर बहुत कम होती है तो शुगर कम क्यों, शुगर का एक सिम्टम दिखता है, पसीना पसीना आने लग जाएगा, मन घबराने लग जाएगा, मन घबरा रहा है, पसीना पसीना आ रहा है, तब देख लेना शुगर, आप चेक करोगे शुगर कम मिलेगी आपको। तो हमें क्या करना है, शुगर का मामला है, शुगर, डेलीरियम की कंडीशन वाले पेशेंट में, डेलीरियम वालों में आपको प्रोवाइड करनी है ऑक्सीजन, प्रोवाइड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रोवाइड कीजिएगा। ठीक है, नेजल कैथेटर से मास्क लगा करके इनको ऑक्सीजन देना जरूरी है। ठीक है, तीसरी बात, पेशेंट के, हमें जब भी अगर लगे टॉक्सिन्स हैं बॉडी में, टॉक्सिन्स हुए हैं बहुत ज्यादा सीवियर, उसने मान लीजिए अल्कोहल पी ली या क्रिटिकल कंडीशन है, टॉक्सिन से जहर पी लिया, तो डायलिसिस, ब्लड में इंफेक्शन आ रहा है, डायलिसिस करवाइए। डायलिसिस इज डायलिसिस इज डन इन केस ऑफ
ब्लड टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा है, ब्लड में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स आ रहे हैं, डायलिसिस भी कराइएगा। क्योंकि मान लीजिए किसी के यूरिया बढ़ गया किडनी में, किडनी फेल थी, यूरिया अमोनिया ये बढ़ता चला जा रहा है। अब जब बढ़ता चला जा रहा है वो तो निकलेगा नहीं, डायलिसिस के जरिए आप जब ब्लड प्यूरिफाई करेंगे सारी प्रॉब्लम्स निकल जाएगी। ठीक है, साथ के साथ अवॉइड करना है, अवॉइड ड्रग्स that cause डिपेंडेंसी। हमें दवाओं को अवॉइड करना है जिनसे कि डिपेंडेंसी कॉज करे, दवाएं भी, और ड्रग्स में आती शराब, शराब और ये सारी चीजें, अफीम गांजा चरस हेरोइन कोकेन, ये सब अपन को अवॉइड करके चलना है। पेशेंट रिकवर करने लग जाएगा डेलीरियम से। तो मेन बात क्या है, डेलीरियम का जो कारण है उसको रिकवर करो। कि अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, इलेक्ट्रोलाइट तो पोटेशियम, हमें खून की कमी है तो खून प्रोवाइड करो, हमें ऑक्सीजन की कमी है तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करो, यही अंडरलाइन कॉज है, और यही अंडरलाइन कॉज का ट्रीटमेंट भी यही है। अगली बात, एक प्रॉब्लम आती है जिसको कहते हैं डिमेंशिया। डिमेंशिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर पेशेंट की एक इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज कमजोर हो जाती है, पेशेंट का एक बिहेवियर पैटर्न डाउन हो जाता है, पेशेंट की याददाश्त कमजोर हो जाती है। डिमेंशिया का एग्जांपल देता हूं, जवानी में आप कितने ही समझदार, कितने ही अटेंटिव, कितने ही सोचने याद करने वाले, बुढ़ापा आपने देखा होगा वो चलते भी तो सुस्त हो जाते हैं, सुस्त हो गए, अपने बुजुर्ग जो होते हैं सुस्त हो जाते हैं, याददाश्त भी कमजोर हो जाती है, अटेंटिवनेस भी, हाँ बेटा मैं करता हूँ ये करता हूँ। इसी को कहते हैं डिमेंशिया। डिमेंशिया का मतलब है फॉल हो जाना आपकी मेमोरी का, आपके सोचने समझने का, आपके बिहेवियर का कमजोर हो जाना, और ये किसी भी दवाओं से आप रिकवर नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल होता है। क्या होता है? इरिवर्सिबल होता है। तो इसीलिए इसको डिमेंशिया कहा जाता है। तो डिमेंशिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हम क्या देखेंगे कि पेशेंट का इरिवर्सिबल कॉज है। ठीक है, इट इज अ irreversible, it is a irreversible condition in which there is decrease, इट इज अ इरिवर्सिबल कंडीशन इन विच देयर इज डिक्रीज, यानी कि एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर आपके अंदर क्या हो रहा है कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें डिक्रीज हो रहा है कॉग्निटिव, सोचना समझना, कॉग्निटिव एबिलिटी, सोचने समझने की, इसको हम थिंकिंग भी कह सकते हैं। मेमोरी भी डिक्रीज हो रही है, मेमोरी भी डिक्रीज हो रही है, एंड एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट एंड वर्क, इसी को कहते हैं वर्क, कॉल्ड एज डिमेंशिया, कॉल्ड एज डिमेंशिया। डिमेंशिया ये मान लो आपके अपने बड़ों को मान लो, जो उनकी मेमोरी याददाश्त का उम्र के हिसाब से कम होते चले जाना, सोचना समझना फोकस करना वो सब कम हो जाना, उसको डिमेंशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डिमेंशिया कहते हैं। देखो, एक डिमेंशिया, एक डिमेंशिया तो वो है जिसको हम कहते हैं उम्र के हिसाब से बढ़ रहा है, डिमेंशिया उम्र के हिसाब से कॉज हो रहा है। ठीक है, एक डिमेंशिया तो क्या होगा, उम्र के हिसाब से हो रहा है, भाई बुजुर्ग होते जा रहे हैं, एज होती जा रही है, ये डिमेंशिया, एक डिमेंशिया आता है। ठीक है, तो ऐसे डिमेंशिया का मैं आपको समझाता हूं। पहला डिमेंशिया मैं आपको समझाता हूं, जैसे कि एज, सिनाइल डिमेंशिया। सिनाइल डिमेंशिया का मतलब है उम्र के हिसाब से डिक्रीज हो जाना, डिक्रीज इन एबिलिटी, मेमोरी, ड्यू टू एज, ड्यू टू एज। एक इंसान की उम्र के हिसाब से याददाश्त का कमज़ोर होना, मेमोरी का कमज़ोर हो जाना, सोचने समझने का, बोलने का, एक्टिविटी का, फोकस का, सब कमज़ोर होता जा रहा है।
इस चीज को आप क्या कहेंगे? इस चीज को आप कहेंगे सिनाइल डिमेंशिया कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? सिनाइल डिमेंशिया कहते हैं। ठीक है। सिनाइल डिमेंशिया के बाद सेकंड डिमेंशिया जो आता है, सेकंड डिमेंशिया जो आता है सिनाइल डिमेंशिया के बाद, वो डिमेंशिया आता है मल्टी इन्फ्राक्ट डिमेंशिया। क्या कहलाता है? मल्टी इन्फ्राक्ट डिमेंशिया। मल्टी इन्फ्राक्ट डिमेंशिया कहलाएगा। मल्टी इन्फ्राक्ट डिमेंशिया का मतलब क्या होता है कि एक इंसान जो है उसके दिमाग में छोटे छोटे इंजरीज हो जाती है। क्या हो जाती है? इंजरीज होती है, छोटी छोटी इंजरी बन जाती है। ये होती है डिमेंशिया में मल्टी इन्फ्राक्ट, छोटी छोटी। अब इसकी वजह से क्या होगा? सोचना समझना ये सब उसका बिगड़ जाएगा। तो ये कंडीशन क्या है? मल्टी इन्फ्राक्ट डिमेंशिया होता है। ठीक है। डिमेंशिया ड्यू टू डिमेंशिया ड्यू टू मैनी इंफ्राक्ट इन ब्रेन। इंफ्राक्ट का मतलब छोटे छोटे क्लॉट्स आ जाना दिमाग में, इंजरी का। तो ये मैनी डिमेंशिया ड्यू टू मैनी इंफ्राक्ट इन ब्रेन, ब्रेन के अंदर बहुत सारे इंफ्राक्ट का होना, ये मल्टी इंफ्राक्ट डिमेंशिया कहलाता है। क्या कहलाता है? मल्टी इंफ्राक्ट डिमेंशिया कहलाएगा। तीसरी बात आती है कि ये एक और डिमेंशिया आता है जिसको कहते हैं थायमीन डेफिशिएंसी की वजह से। थायमीन डेफिशिएंसी डिमेंशिया। देखो, हमारे लिए हमारे दिमाग की एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए थायमीन का होना बहुत ज़रूरी है। विटामिन B12, B6, ये जो विटामिन होते हैं ना, ये क्या करते हैं? आपके ब्रेन को वापस रिकवर कराते हैं। तो हमें डिमेंशिया अगर थायमीन की कमी की वजह से हो रही है, याददाश्त कमजोर होती चली जा रही है, तो आप इसको कहेंगे थायमीन डेफिशिएंसी डिमेंशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? थायमीन डेफिशिएंसी डिमेंशिया कहेंगे। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। डिमेंशिया ड्यू टू थायमीन, डिमेंशिया ड्यू टू थायमीन डेफिशिएंसी। डिमेंशिया का होना थायमीन डेफिशिएंसी की वजह से, तो इसको कहेंगे थायमीन डेफिशिएंसी डिमेंशिया कहा जाता है। शराबी जो होते हैं उनको भी देखा होगा कि वो उनकी याददाश्त कमजोर होती रहती है, पीते रहते, इतना ज्यादा पीते हैं कि एक टाइम आता है कि याददाश्त बिल्कुल कमजोर हो जाती है। तो यानी कि एक कंडीशन और बनती है, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म या क्रॉनिक एल्कोहलिक डिमेंशिया। क्रॉनिक अल्कोहलिक डिमेंशिया, तो ये कंडीशन क्या है? क्रॉनिक अल्कोहलिक डिमेंशिया लगातार शराब पीने की वजह से। शराब होता है फैटी लिपिड, फैट लिपिड, तो ये जब बॉडी में जाएगा ये भी सारे के सारे विटामिन को बाहर फेंक देगा, याददाश्त न्यूरॉन्स कमजोर हो जाएंगे। डिमेंशिया ड्यू टू डिमेंशिया ड्यू टू एल्कोहल इनटेक। ठीक है। लीड्स टू फ्लो ऑफ नर्वस सिस्टम, फ्लो ऑफ नर्वस सिस्टम एंड वेस्टेज ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स का वेस्टेज होना और नर्वस सिस्टम का स्लो हो जाना, ये भी एक कारण बनता है। क्या बनता है? कारण बनता है कि नर्वस सिस्टम भी स्लो हो रहा है और आपका विटामिन्स का भी लॉस होता चला जा रहा है। और कई कंडीशन बनती है, जैसे कि एक अल्जाइमर्स डिमेंशिया भी होता है, कि अल्जाइमर्स की बीमारी, अल्जाइमर डिमेंशिया का मतलब क्या है? अल्जाइमर्स एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर ब्रेन का डीजनरेटिव चेंजेस आ जाते हैं, ब्रेन डिस्ट्रॉय होने लग जाता है। कुछ चेंजेस ऐसे आ जाते हैं कि जो रिकवर नहीं कर सकते। तो डीजनरेटिव चेंजेस की वजह से भी डिमेंशिया ड्यू टू डीजनरेटिव ब्रेन डैमेजेस, ब्रेन डैमेज, डीजनरेटिव ब्रेन डैमेज हो रहा है, तब भी एक इंसान के
प्रॉब्लम हो जाएगी, सोचना समझना, एबिलिटीज, कैपेबिलिटीज सब डाउन चल जाएगी। इनका कंडीशन का ट्रीटमेंट जो है वो माइन्यूट सा ट्रीटमेंट है कि अंडरलाइंग कॉज को ठीक करना चालू कर दीजिए। अंडरलाइंग कॉज इज ट्रीटेड। जैसे कि विटामिन की कमी है तो विटामिन थायमीन 100 mg का इंजेक्शन लगेगा IM। अल्कोहल है, अल्कोहल पी रहे हैं आप बहुत लगातार, स्टॉप करनी पड़ेगी अल्कोहल को। अल्जाइमर्स है, किसी को अल्जाइमर्स की प्रॉब्लम आ जाती है तो ड्रग ऑफ चॉइस जो हम देंगे वो टैक्रीन दे दी जाएगी। टैक्रीन जो होती है इस डिमेंशिया के अंदर, अल्जाइमर्स की ट्रीटमेंट के लिए नहीं है, डिमेंशिया को ठीक करने के लिए है, टैक्रीन हम दे देते हैं। चौथी बात, जब भी कोई मतलब डिमेंशिया की कंडीशन आ रही है, उम्र के हिसाब से हो रही है तो ठीक है, उम्र के हिसाब से हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, बट कंडीशन जब कोई प्रॉब्लम की वजह से आ रही है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी जा करके हमें पेशेंट का ये ट्रीटमेंट कंप्लीट कर पाओगे। क्रॉनिक अल्कोहल को छुड़वा दीजिए, सिनाइल है, थायमिन की कमी है, तो इनकी वजह से कई प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती है। तो आज की कंडीशन के अंदर आज हमने क्लास में देखा एक ओसीडी, एक रिव्यू देखा ओसीडी होता क्या है। ओसीडी के बाद डेलीरियम कि एक इंसान दिमाग से बिल्कुल ऐसा हो जाता है, सेमी कॉन्शियस क्लाउडिंग, मैं क्या हूँ कैसे हूँ, बहकी बहकी बात करना। किसी इंसान के अंदर याददाश्त, मेमोरी का कमजोर हो जाना, मेमोरी के साथ साथ उसका एबिलिटीज का कमजोर हो जाना, उसको कहते हैं डिमेंशिया। तो यहाँ 3 बातों के ऊपर आपने फोकस किया। एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूं कि यदि कोई इंसान आपको बोलता है कि भाई एकदम से मेरे अंदर जैसे कि एक थॉट का रिपीटेशन ऑफ थॉट हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपीटेशन ऑफ थॉट, रिपीटेशन ऑफ थॉट हो रहा है, तो ये कौन सी रिपीटेशन ऑफ थॉट होने का कौन सी कंडीशन बन रही है? बार बार थॉट्स रिपीट होते जा रहे हैं, रिपीट होते जा रहे हैं, तो ये कौन सी कंडीशन बन रही है? सिर्फ इस कंडीशन का नाम बता दीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, कि इसका कंडीशन का क्या नाम बनता है ये हमें बताना है। तो आज की क्लास में इतना ही, और मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच गाइस।